क्लिंटन ईयर्स, इनका नाम आपने सुना होगा, बिल क्लिंटन का, ठीक है। नहीं सुना कोई बात नहीं, सब पता लग जाएगा। देखो, फर्स्ट गल्फ वॉर जीतने के बाद कौन था फर्स्ट गल्फ वॉर में यूएसए का प्रेसिडेंट? जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। मैंने आपको बताया था जॉर्ज बुश सीनियर बोलते हैं इनको, ठीक है। 9/11 अटैक्स में इन्हीं का बेटा आपको देखने को मिलेगा, जॉर्ज बुश, ठीक है, जॉर्ज बुश जूनियर। फर्स्ट गल्फ वॉर जीतने के बावजूद भी वाहवाही होनी चाहिए ना इंसान की, लेकिन वही है, मैं तुम लोगों को दोस्तों क्या समझाता हूँ, कर्मा हर जगह खेलता है यार, हर जगह। चाहे तुम कंट्री के ऊपर कब्जा करो, चाहे तुम किसी को हर्ट करो, कंट्री को हर्ट कर दो। तुमने भाई आयशा की टांगों पे मिसाइल गिरा दिया, उस लड़की की टांग नहीं रही बेचारी की, तो तुम कैसे सोच सकते थे कि तुम कर्मा तुम्हारे साइड अच्छा खेलेगा? कर्मा इज अ बिच, आपको पता ही है। जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश 34 कंट्री का कोलिजन भाई साहब ये लेकर गए, 6,60,000 ट्रूप्स, एच नॉर्मन शॉर्टशॉफ इनका जर्नल, सद्दाम हुसैन को हराया। सारी वाहवाहियाँ बटोरने के बावजूद भी साला इलेक्शन हार गया 1992 का। यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, धज्जियाँ उड़ गई साले की। नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो आता है वहाँ पर यूएसए में ना 2 पार्टी हैं। एक चीज़ आप याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, साइड में अभी के लिए लिख लो, मैं क्वेश्चंस बहुत इत्मीनान से लिखवा दूंगा या फिर मैं खुद दे दूंगा बना बना कर। यूएसए में ना 2 प्रकार की पार्टी हैं, एक होती है रिपब्लिकन पार्टी और एक होती है डेमोक्रेटिक पार्टी। जैसे हमारे यहाँ एक प्रकार से बहुत सारी पार्टीज हैं, लेकिन मेजर डिबेट इन्हीं के बीच में रहती है ना, बीजेपी और कांग्रेस। ऐसे ही वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। जब 1992 के इलेक्शंस में जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश हार गया, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से एक बंदा आया जिसका नाम था बिल क्लिंटन। पूरा नाम ही आपको याद करना है बोर्ड के लिए, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता था। अब मैं एक बात बताता हूँ, सीबीएसई ना बहुत चालाकी करता है, पास्ट में कर चुका है। उसने एक बारी ना जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की और जॉर्ज बुश की, मतलब बेटे की और बाप की पार्टी का नाम पूछ चुका है। अब भाई बच्चे कंफ्यूज बोर्ड में बैठ के, यार हमने इत्मीनान से एक एक लाइन एक एक शब्द एनसीईआरटी का पढ़ा है, पार्टी के नाम तो दे ही नहीं रखे हैं, पार्टी का नाम तो बिल क्लिंटन का दे रखा है सिर्फ। तो जब यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी पार्टी से एक बंदा जीत कर आया बिल क्लिंटन, तो इस डेफिनेटली ये जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश का पहली वाली पार्टी होगी कि नहीं होगी, रिपब्लिकन पार्टी? बताओ मुझे ज़रा, कशिश लॉजिक समझ में आया है ना? लेकिन ये चीज़ें ना, पता है दिक्कत क्या, आप लोगों की दिक्कत नहीं है, मैं इसमें गलती आपकी नहीं बताऊंगा, स्कूल में करवाते ही नहीं थे इतने इतने आराम से। बताया क्या ये? बताओ मुझे ज़रा, किसी भी टीचर ने अगर तुम्हें वाला फैक्ट बताया ज़रा बता दो। ये चीज़ होती है, आप करते हैं। तो विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से ये इलेक्शन जीत जाता है और ये यूएसए का नया प्रेसिडेंट बनता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यूएसए के प्रेसिडेंट की ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूएसए की हेजेमनी को पढ़ रहे हैं। यूएसए की प्रेसिडेंट की हमेशा से एक आदत रहती है, क्या आदत रहती है? डैट पर्टिकुलर प्रेसिडेंट वांट्स टू शो कि वो कितना पावरफुल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स है वो, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना, मैं मतलब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जब प्रेसिडेंट बना, अमेरिका का हर प्रेसिडेंट ये चाहता है कि दुनिया में वो कुछ ऐसा काम कर जाए कि वर्ल्ड में ना उसकी छाप छूटे, उसका निशान छूटे, वो अपने फुटप्रिंट छोड़कर जाए। जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने इस वजह से फर्स्ट गल्फ वॉर में एंटर करा, और अमेरिका बीइंग सुपर पावर, प्रेसिडेंट का एक तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन का ही तो रोल है कशिश समक्ष, रियल पावर तो आर्मी और वो करेगी, वो हरकतें करेगी। 34 कंट्रीज़ का कोलिशन मैंने उसको पता था इतनी सारी कंट्रीज़ के सद्दाम हुसैन अकेले क्या कर लेगा, आराम से उसकी इसने फुटप्रिंट तो छोड़ ही दिया। वो अलग बात है कि इलेक्शन हार गया। अब बात करते हैं बिल क्लिंटन की, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से था। क्या ये भी कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि दुनिया में अपने निशान छोड़ेगा? देख लेते हैं। बिल क्लिंटन ना एक काफ़ी अच्छा प्रेसिडेंट माना जाता है यूएसए के इतिहास में, लाइक बैरक ओबामा काफ़ी अच्छा पीसफुल प्रेसिडेंट माना जाता था, है ना। ये भी एक अच्छा प्रेसिडेंट माना जाता है। पता है क्यों? यहाँ पर रीज़न देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिल क्लिंटन जो था वो किस पे फोकस करता था, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन किस पे फोकस करता था, फॉरेन पॉलिसी पे, डोमेस्टिक इशूज़ पे। ये कहता था यार मुझे ना बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में लड़ाइयाँ झगड़े, मैं अपने आप को दिखाऊं, अपनी वाहवाहियाँ कराऊं। कहता था मैं फॉरेन पॉलिसीज इशूज़ में इंटरेस्टेड हुई नहीं, मुझे अपने अमेरिका पे, अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स पे फोकस करना है, मुझे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो
डोमेस्टिक जो पॉलिसीज़ हैं इसने उस पर फोकस करा रेदर देन फॉरेन पॉलिसी। बिल क्लिंटन इतना ज़्यादा पॉपुलर था, जैसे होता क्या कशिश, जब आप पैसा बाहर ना लगाकर अपने देश पे लगाते हो तो और देशवासियों को फैसिलिटी मिलती है, जैसे मतलब मान लो हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में इतनी दखल अंदाजी ना करके इंडिया सबको एड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ना देकर अपने देश में हाईवेज वगैरह वो सब बनवाए जिससे एक्सीडेंट टल जाएँ, लोगों को सुविधा हो जाए, लोगों के लिए चीज़ें सस्ती हो जाएं, तो एक बात बताना, हम लोग उस लीडर को दोबारा नहीं चुनेंगे क्या? चुनेंगे ना। तो बिल क्लिंटन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अमेरिकन मासेस के अंदर। 1992 में इलेक्शन जीता, 1996 में फिर से जीत गया, 2 बार आया। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर अपने कोर्स के अंदर 3 प्रेसिडेंट गिवन है, ठीक है। लास्ट जो सेकंड कल पर होगी उसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है उसका नाम गिवन नहीं है हमारे कोर्स के अंदर, सिर्फ 3 प्रेसिडेंट याद करने। तो ये अलग अलग प्रकार से ना सीबीएसई की आदत है समक्ष कशिश ये क्वेश्चन बनाने की कि ही वॉज अ प्रेसिडेंट जो 2 बार जीता, 1992 में, 1996 में। वो सॉफ्ट पॉलिसीज़ पे फोकस करता था, वो हार्ड पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता था, उसने डोमेस्टिक पॉलिसी में फोकस करा ना कि फॉरेन पॉलिसी में। बताओ ये कौन सा प्रेसिडेंट है? इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते एनसीईआरटी में, कुछ भी मिस नहीं कर सकते। बिल क्लिंटन फिर से जीता 1996 में, और इसका मतलब यूएसए का प्रेसिडेंट वो लगभग 8 साल के लिए रहता है। आप कहोगे 8 साल के लिए क्यों? क्योंकि दोस्तों एक रूल होता है, इंडिया में प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता है, अमेरिका में 4 साल के लिए चुना जाता है। ये चीज़ याद रखो, ठीक है। क्लिंटन के टाइम पर, जैसे हम लोग कहते हैं क्लिंटन ईयर्स कहेंगे हम उसको, ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स, मतलब जब क्लिंटन प्रेसिडेंट था, यूएसए ना पूरी तरीके से विड्रॉ कर गया था। यूएसए सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल इश्यूज पे फोकस करता था, इंटरनल अफेयर्स पे। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, डोमेस्टिक पॉलिसी को फोकस करना ये ज़्यादा कंसर्न था। ही वॉज नॉट फुली एंगेज्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये जब क्लिंटन था उस टाइम पर क्लिंटन और क्लिंटन की सरकार बिल्कुल भी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन लड़ रहा है, वो कहता था भाई पैसा खर्च होता है बहुत ज़्यादा, फंडिंग करनी पड़ती है, उतना पैसा बल्कि अपने अमेरिका पे लगाओ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक मिनट, चलो आगे। इन फॉरेन पॉलिसी क्लिंटन की गवर्नमेंट जो थी वो इसका मतलब फोकस करती थी सॉफ्ट इश्यूज़ पे और ना कि हार्ड पॉलिटिक्स पे, ठीक है, हार्ड पॉलिटिक्स पे नहीं। और अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में अलग अलग प्रकार की फॉरेन पॉलिसी होती हैं। जैसे जब आप सॉफ्ट इश्यूज़ पे फोकस करते हो ना, इसका मतलब आप ना ऐसी चीज़ों की बातें करते हो कशिश समक्ष, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, वेमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, ये इसको कहते हैं सॉफ्ट इश्यूज़। इंडिया जनरली अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को जनरली इन्हीं मैटर पे रखता है, सॉफ्ट इश्यूज़। अब ये हार्ड पॉलिटिक्स क्या होती है, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कशिश, जब आप 11th में थे, मैंने आपको यूपीएससी की क्लास में शायद से बताया था इन सब टर्म्स का मतलब। हार्ड पॉलिटिक्स मतलब जब आप फोकस करते हो मिलिट्री पावर पे, आपके यहाँ कितने मिसाइल कौन सी है, बंदूकें कौन सी बन सकती हैं, क्या बन सकती हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट जनरली ये मानते हैं कि कोई भी कंट्री सामने वाली कंट्री के साथ ना रिलेशन ज़्यादा अच्छे तभी निभा सकती है जब वो सॉफ्ट इश्यूज़ पे फोकस करे। हार्ड पॉलिटिक्स पे अगर आप रिलेशन चलाते हो अपना, इसका मतलब आप अपनी वीक कंट्री को धमका के, डरा के, तब उससे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। समझ गए? क्लिंटन की जो सरकार थी जब वो फॉरेन पॉलिसी परस्यू करती थी समक्ष कशिश, वो ज़्यादातर क्लिंटन सॉफ्ट इश्यूज़ पे फोकस करता था, जैसे इश्यूज़ लाइक डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड ट्रेड, रेदर देन हार्ड पॉलिटिक्स पे फोकस करना इस पे नहीं करता था, लाइक मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी, इस पे इसने कम फोकस करा। लेकिन होता क्या है, मैंने आपको बताया ना, हर यूएसए का प्रेसिडेंट कभी, जैसे बाकी प्रेसिडेंट आपने देखा, वैसे तो आप बहुत सारी स्टोरीज जानते नहीं हो, लेकिन अभी आपने लास्ट क्लास में जो प्रेसिडेंट देखा था जॉर्ज H.W. बुश, वो जानबूझ के फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर एंटर करा कशिश अपने निशान छोड़ने के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, है ना। जबकि हम बिल क्लिंटन के बारे में देख रहे हैं, ही वॉज अ गुड प्रेसिडेंट जिसका कोर फोकस था सॉफ्ट इश्यूज पे, इंटरनल पॉलिटिक्स पे, ना कि हार्ड पॉलिटिक्स पे या फिर फॉरेन पॉलिसी, मतलब फॉरेन अफेयर्स पे, है ना। यहां तक स्टोरी क्लियर है? बताओ। लेकिन जब जब मौका मिलता है ना यूएसए के किसी प्रेसिडेंट को, इतिहास गवाह है इस चीज़ का, वो मौका छोड़ते नहीं है कि यार अब ये इशू ही है मेरे सामने, क्यों ना मैं उसमें कूद जाऊं, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, मेरा तो नाम हो जाएगा दुनिया के इतिहास में कि यार
अमेरिका का यार ये प्रेसिडेंट था और इसने ये वाला काम कर दिया। मतलब अंदर से ना एक वो फीलिंग तो आई जाती है कि कशिश मैं प्रेसिडेंट पता नहीं कब तक रहूँगा, कब तक नहीं रहूँगा, एक बार ही मौका दिया है अगर लॉर्ड जीसस ने मुझे, तो मुझे ये वाला काम कर लेना ही चाहिए। और अमेरिका में एक रूल होता है, रूल होता है एक, पता है क्या रूल होता है? ये समझने की कोशिश करो तब तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह बात समझ में आएगी। मैंने आपको क्या बताया, 4 साल के लिए आप प्रेसिडेंट रहते हो ना अमेरिका के अंदर, पूरी ज़िंदगी में आप सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हो अमेरिका के, उसके बाद कभी भी नहीं। आप इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते प्रेसिडेंट के। हमारे देश में कोई कंडीशन नहीं है, आप चाहे 10 बार बनो, 100 बार बनो, समझ गए? ये भी रूल रहता है। तो एक मुझे बात बताओ, जब कशिश आपके अमेरिका का प्रेसिडेंट मतलब वर्ल्ड का प्रेसिडेंट, जब तुम एक ऐसे ओहदे पर, एक ऐसी कुर्सी पर बैठ रहे हो जिसमें तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है और ये दूसरी बार इलेक्शन जीत के उसको पता है लास्ट टाइम रहना है, अंदर से एक फीलिंग तो आई जाएगी ना, यार मेरे को भी दिखानी चाहिए कि अपनी पावर, यार पावर तो है मेरे पास, बायात का खेल है, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, छोटा छोटा इशू है यार ये तो, यार मैं तो बहुत बड़ा कोई कोलिजन गवर्नमेंट तो बना भी नहीं रहा अपने प्रीवियस प्रेसिडेंट की तरह, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की तरह तो मैं कर भी नहीं रहा। अभी तक तो मैंने सॉफ्ट इशूज़ पे ही फोकस करा है, इंटरनल इशूज़ पे ही फोकस करा है। यार अब ये इवेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं, सॉरी मैं नहीं रोक सकता अपने आप को, यही वाली बात है, समझ गए ना? कि खाना आपके सामने, आप कह रहे हो मैं डाइट पे हूँ, फिर आपने कहा यार एक पीस खाने से क्या होता है यार, ठीक है? तो नेवरदलेस यूएसए हमेशा रेडी रहता था, हमेशा यूएसए ने अपनी रेडीनेस शो करी। अब यहाँ पर यूएसए का मतलब क्या है? यूएसए के प्रेसिडेंट वही तो है ना, डिसीजन मेकर रियल वहाँ पर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, क्योंकि वहाँ पर तो यूएसए ऑन ओकेशन डिड शो इट्स रेडीनेस टू यूज मिलिट्री पावर इवन ड्यूरिंग क्लिंटन। ऐसा नहीं था कि क्लिंटन ने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट इशूज़ पर, इंटरनल पॉलिटिक्स पर फोकस करा है, मिलिट्री पावर पे फोकस करा है। कहने के लिए हो जाता था समझ कशिश कि हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, सिचुएशन हमारे सामने है, एक कंट्री बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, उसको बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर हैं। सब बकवास बातें, आपको भी पता है कि ये लोग सिर्फ अपनी हेजिमनी सिद्ध करने के लिए और दुनिया पे अपने निशान छोड़कर जाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन जब भी यूएसए का प्रेसिडेंट इस तरह से कोई एक्शन लेता है, नाम तो कंट्री का ही होता है ना कशिश, यूएसए नाम तो कंट्री का ही होगा ना, और वो एक्शन कुछ बहुत बड़ा होता है जो कि आपके देश से रिलेटेड भी नहीं होता। 2 कंट्रीज भिड़ रही हैं या किसी एक कंट्री के अंदर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही है, तुम वहाँ कूद गए सॉल्व करवाने। इसका मतलब क्या हो रहा है? यही तो है ना हेजीमनी का रूप, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताओ, है ना? और हेजीमनी का रूप हमेशा ज़्यादातर जो हमें देखने को मिला है, जो शुरू के 4 इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे, वो है हार्ड पावर के कंटेक्स्ट में, यानी कि मिलिट्री पावर, और बाद में आप देखोगे हेजीमनी ने सॉफ्ट पावर के थ्रू, इकोनॉमिक पावर के थ्रू हमारे घरों तक, हमारे दिलों तक जगह बना ली है। घरों और दिलों तक, पता है क्यों कह रहा हूँ? घरों तक लाइक इंटरनेट वगैरह, MBA की डिग्री वगैरह, ठीक है? और दिलों तक कैसे? जीन्स भाई पहननी ही पहननी है। कशिश बीइंग अ इंडियन, जीन्स हमारा ट्रेडिशन कभी भी नहीं था। समझ कोई आपसे बोले रोज़ कुर्ता पजामा पहनो, खादी कुर्ता पहनो, खादी की कोटी पहनो, पहनोगे क्या ये सब बताओ? कोल्हापुरी चप्पल पहनो कशिश, प्यूमा की चप्पल और नाइकी की चप्पलें नहीं डालोगे, बताओ? पीना है तो शरबत पियो नींबू का, या रूह अफ़ज़ा पियो, पेप्सी वगैरह नहीं पियोगे कभी भी। ये आपका स्टेटस सिंबल है। किसी पार्टी में जा रहे हो कशिश, कोई आपको बहुत अच्छी, आपकी स्कूल की एक फेस्ट है, कुल्हड़ वाली लस्सियाँ रखी हुई हैं, चाय रखी हुई है, शरबत रखा हुआ है नींबू का और रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, और एक दूसरी पार्टी है जहाँ पर पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब रखा हुआ है, बताओ? या कॉफ़ी रखी हुई है, कॉफ़ी इज़ अ स्टेटस सिंबल। कैसी पार्टी में आप कहोगे कि उनकी अच्छी पार्टी थी या उनकी पार्टी की तो औकात ही नहीं थी, बताओ? सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, उनको कहोगे ना कि अच्छी पार्टी थी, मतलब वो करके कि रूह अफ़ज़ा और चाय वाली पार्टी को, लस्सी वाली पार्टी को ज़्यादा अच्छी बोलोगे, बताओ? फेस्ट में अगर ये सब हो, बताओ? सोचो ज़रा, आपकी शादी में पेप्सी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ लस्सी, चाय और रूह अफ़ज़ा शरबत ऑफर करा जा रहा है, ये चीज़, ठीक है? तो इंडियननेस तो रही नहीं हम लोगों के अंदर, इसको कहते हैं कल्चरल हेजीमनी। यूएसए ने जगह बना ली है काफ़ी ज़्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड होता है, याद रखना, हम लोग अब पहला इवेंट पढ़ने जा रहे हैं, बिल क्लिंटन के एरा के टाइम पे कैसे उसने हार्ड पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स के अंदर ना चाहते हुए भी फोकस करा। ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी तरीके से वो इंटरनल इशूज़ पे या सॉफ्ट इशूज़ पे फोकस करता था, ठीक है? सबसे पहला इवेंट 1999 में घटना होती है, ठीक है? यूगोस्लाविया ने क्या करा था? यूगोस्लाविया की सरकार ने कुछ एक्शंस लिए थे। उनके एक प्रोविंस था कोसोवो, एक जगह थी, मतलब यूगोस्लाविया कंट्री है, उधर एक जगह है कोसोवो। कहने का मतलब ये है, जैसे मतलब मान लो कशिश इंडिया के अंदर
फरीदाबाद में या हरियाणा के अंदर कुछ ऐसा कोई चीज़ हो रही है, ठीक है। यूगोस्लाविया ने वहाँ पर प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियन पॉपुलेशन रहती थी। अल्बेनिया से आए हुए कुछ लोग रहते थे, अल्बेनिया कंट्री है, वहाँ से आए हुए कुछ लोग रहते थे। यूगोस्लाविया ने इस अल्बेनियन पॉपुलेशन के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो। वो कोसोवो प्रोविंस के अंदर, कोसोवो लोकेलिटी के अंदर रहते थे, ठीक है। अब उनके एक्शंस जो थे यूएसए ने बोला गलत है, इट इज़ अ क्रिस्टल क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर नेटो कंट्रीज़ ने एयर फोर्सेस रेडी कर ली, याद है, नेटो कंट्रीज़ सारा का सारा पूरा कोलिजन बनाकर चलते हैं, 12 कंट्रीज़ का अलायंस, याद है, जिसको लीड कर रहा था यूएसए। इन्होंने यूगोस्लाविया की सरकार के खिलाफ एयर फोर्सेस से बॉम्बार्डमेंट करी, अलग अलग टारगेट से बॉम्बार्डमेंट, मतलब प्लेनों से बम गिराए 2 महीने तक लगातार। और फाइनली जो यूगोस्लाविया में जो सरकार चल रही थी, जो कि अल्बेनिया पॉपुलेशन के खिलाफ अत्याचार करती थी, जैसा कि यूएसए का कहना था, ये वाली बात सिर्फ यूएसए ने कही कि अत्याचार करती थी, 2 महीने तक लगातार अल्बेनिया के अलग अलग कोनों पर बॉम्बार्डमेंट हुई, जिसकी वजह से उधर एक सरकार थी, एक लीडर का नाम है, ध्यान से सुनना, स्लोबोडन माइलोसेविक। स्लोबोडन माइलोसेविक, इसकी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, रिज़ाइन देना पड़ा, और इस प्रेसिडेंट को भी रिज़ाइन देना पड़ा। और उसके बाद नेटो फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा सालों महीनों तक तैनात रही कोसोवो में, कि हम छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तो देखेंगे कि अल्बेनिया की पॉपुलेशन के खिलाफ फिर से अत्याचार ना होने लगे, हम ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर हैं, हम किसी नई सरकार जब तक स्थापित नहीं हो जाती हम उसकी वर्किंग ना देख लें, हम तो छोड़ के नहीं जाएंगे। पहला इवेंट आपने देखा जब क्लिंटन ने यूगोस्लाविया की सरकार के खिलाफ एक एक्शन लिया, और आप देख रहे हो दूसरी कंट्री में जाकर एक सरकार अपने किसी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स के खिलाफ अत्याचार कर भी रही थी, तुमने भाई ग्लोबल मॉरल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसकी सरकार ही गिरा डाली दूसरी कंट्री में जाकर। ये हुआ कि नहीं हुआ? हार्ड पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल अफेयर्स पर फोकस करना, बताओ, और दुनिया पे एक निशान छोड़ना। अगर निशान नहीं छोड़ा होता, हम इंडिया में बैठकर साल 2022 में बैठे हुए हैं, हमें क्या लेना देना इस इवेंट से? हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसने दुनिया के अंदर निशान छोड़ा अपनी हेजीमनी का, अमेरिका ने, और मोस्ट पर्टिकुलरली अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, क्लिंटन ने। बताओ, पहला इवेंट समझ में आया? समझ में आया? क्लिंटन ने इसके अलावा और भी हरकत करी। क्या करी? अनदर सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री एक्शन, यूएस ने एक मिलिट्री एक्शन लिया ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स वॉज, क्या हुआ था 1998 में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अलकायदा, सुना होगा नाम, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा के ऊपर इल्ज़ाम लगे कि उसने यूएसए की जो एम्बेसी जो थी 2 जगह पर, ध्यान से सुनना, यूएसए की एम्बेसी 2 जगह पर थी, केनिया की कैपिटल नायरोबी में, तांजानिया जो कि एक कंट्री, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मतलब यहां पर यूएसए की एम्बेसी थी। समझने की कोशिश करो, ठीक है, इस बात को जो मैं बता रहा हूं। अलकायदा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगे कि उसने यूएसए की एम्बेसीज के ऊपर बॉम्बिंग करी है। कहां पर? केनिया में, जहां पर यूएसए की एम्बेसी थी, नायरोबी में। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, हमेशा जब भी तुम्हें वर्ड दिखे ना एम्बेसी, समझ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो बीइंग अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, एम्बेसी हमेशा देश की कैपिटल में लोकेटेड होती है, हमेशा। जैसे फ्रांस की एम्बेसी, कनाडा की एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी हमेशा न्यू दिल्ली में लोकेटेड होगी, कशिश, ठीक है। और अगर दिल्ली की, मतलब हमारी कोई इंडिया की कोई एम्बेसी है तो वो हमेशा, जैसे अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में लोकेट होगी, बिकॉज वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, ठीक है। एम्बेसीज हमेशा 2 कंट्री एक दूसरे की कंट्री की कैपिटल में लोकेटेड होती है, ठीक है। ये एक छोटी सी मैंने आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आपको एक बात बताई। तो यूएसए की एम्बेसी पे अलकायदा के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने यूएसए की एम्बेसी जो कि 2 कंट्रीज़ के अंदर लोकेटेड थी, केनिया की कैपिटल नायरोबी के अंदर, और तांजानिया की कैपिटल है, अजीब सा नाम है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, दार एस सलाम बोलते हैं इसको, दार एस सलाम। यहाँ पर इसने बॉम्बिंग करी। ये घटना हुई थी 1998 में। अलकायदा के, यूएसए की सीक्रेट एजेंसीज की रिपोर्ट्स कहती थी कि अलकायदा ने इस प्रकार से ये करा है, और अलकायदा ने एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडिया से इंस्पायर्ड होकर, इंस्पिरेंस होकर इस घटना को अंजाम दिया। जैसे ये बॉम्बिंग्स हुई,
इक्के दुक्के दिन ही बीते थे विद इन अ फ्यू डेज ऑफ दिस बॉम्बिंग, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, याद रखो दूसरा ऑपरेशन आ रहा है अब हमारे कोर्स का, हमने कल ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पढ़ा था, इसने एक नया ऑपरेशन लॉन्च करा, और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे रिलेटेड था? फर्स्ट गल्फ वॉर से रिलेटेड, सद्दाम हुसैन से रिलेटेड, इराक को गिराना है, हमें विड्रॉ करवाना है कुवैत से, ठीक है, याद है? क्लिंटन ने यहां पर ऑपरेशन लॉन्च करा, ऑपरेशन इन्फानाइट रीच नाम है, कोड नेम इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन इन्फानाइट रीच। क्या हुआ इस ऑपरेशन के अंदर, कैसे बोलोगे आप इसको? आप बोलना, बड़ी सारी सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स अमेरिका ने एयर फोर्सेस के थ्रू करे अलकायदा के जहाँ जहाँ टेररिस्ट बेस कैंप्स बन रखे थे, और यूएसए को पता लगा अलकायदा और अलकायदा के चीफ, उसके जो लीडर्स हैं वो छुपे बैठे हैं, उन्होंने कैंप बना रखे हैं सुदैन में और अफगानिस्तान में। इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर अलकायदा के ऊपर अमेरिका ने क्रूज मिसाइल छोड़े। क्रूज मिसाइल को उसी प्रकार की मिसाइल होती है जब आयशा ने अपनी टांगे खोई थी, ठीक है। यूएसए यहाँ पर सुनना, अब हमें हेजीमनी कैसे देखने को मिल रही है भाई? ऑपरेशन तुमने करा, वो करा, ये तो तुमने बदला लिया। इसमें जैसे सुन रहे ना, मतलब कशिश आप समझ रहे हो ना समक्ष, कि भाई तुम्हारी कंट्री के ऊपर किसी टेररिस्ट अटैक ने कुछ एम्बेसी तुम्हारी फोड़ दी दूसरी कंट्री में, तुमने उससे बदला ले लिया। इसमें हेजीमनी वाली बात कहाँ से आ गई? हेजीमनी वाली बात कहाँ से आ गई? हेजीमनी वाली बात यहाँ से आ गई, जब आप दुनिया में रह रहे हो ना, तो आपको दुनिया के रूल्स मानने हैं। दुनिया के रूल्स दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बनाती है। कौन बनाती है? संस्था कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस। एम आई राइट कशिश? यही बनाती है। बट यूएसए डिड नॉट बॉदर्ड अबाउट यूएन सैंक्शंस और प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन दिस रिगार्ड। मतलब भाई आपको किसी दूसरी कंट्री में जाकर आपको किसी के कैंप्स को एयर स्ट्राइक करना है, कशिश कल को अमेरिका ये बोल दे जनकपुरी फरीदाबाद के अंदर कुछ टेररिस्ट कैंप बन रखे हैं, फोड़ दो, भाई नुकसान तो हम जैसे सिटीजन्स का होगा ना, चीफ मिनिस्टर, एमएलए और एमपी थोड़ी ना मारे जाएंगे। तो जब भी आप कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हो तो भाई आपको इंटरनेशनल लॉ का तो पालन करना है ना, कि उसमें सिटीजन्स की जान नहीं जानी चाहिए, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशंस ना हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिक्कत ना हो, बच्चों को दिक्कत ना हो। तुम्हारे एयर स्ट्राइक्स की वजह से यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस पे तुम्हारी मिसाइलें ना गिर जाएं। मतलब बहुत तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अमेरिका ने कहा अबे हट, उसने हमारी एम्बेसी फोड़ी है, भाड़ में गया सारा यूएन, सारा का सारा इंटरनेशनल लॉ, हम तो बदला लेंगे। और फिर जब अमेरिका अपना बदला लेने पर आता है ना, तो वर्ल्ड में देखा गया है अंधाधुंध वो करता है। चाहे तुम जापान का सिनेरियो हिरोशिमा नागासाकी वाला देख लो। अब मुझे एक बात बताओ, आज भी लोग, मैंने तुम्हें बताया था, वहाँ पर कुछ कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होते हैं। हिरोशिमा नागासाकी में जापान की सरकार की गलती थी या सिविलियंस की गलती थी? बताओ जरा मुझे। इतना भयंकर बॉम्ब फोड़ने की जरूरत थी कि भाई तुमने जनता ही, मतलब पूरी की पूरी गायब ही कर दी तुमने जनता। 6 अगस्त को बॉम्ब फोड़ा, तुम उससे माने भी नहीं, तुमने 3 दिन बाद 9 अगस्त को फिर से बॉम्ब फोड़ दिया। याद है ये लिटिल बॉय और फैटमैन, कशिश खानी। यहां पर ये क्या कर रहा है? चलो माना कि भाई टेररिस्ट कैंप्स को तुम टारगेट कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन तुमने यहां पर पता है क्यों लिखा हुआ है कि यूएसए डिड नॉट बॉर्डर अबाउट इंटरनेशनल यूएन सैंक्शंस या फिर प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहां पर भाई सुदैन और अफगानिस्तान तुमने बोल दिया, तुमने कहा मेरी सीक्रेट रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये लोग यहाँ छुपे हुए हैं। भाई कशिश, छुपे हुए का क्या मतलब होता है? तुम तो फिर पूरी सुदैन के ऊपर, अफगानिस्तान में तुम अपने प्लेन जहां जहां से गुजरेंगे तुम तो मिसाइल पे मिसाइल फोड़ते चलोगे। भाई मैं किसी कंट्री में छुपा हुआ हूं, तुम एग्जैक्टली पता लगा लो कि डॉट इस घर में, इस बिल्डिंग में, इस कमरे में छुपा हुआ है। और अगर तुमने एरिया पता लगा लिया तो एरिया का यह मतलब है कि तुम पूरे के पूरे शहर को उड़ा डालोगे सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए। दूसरों की क्या गलती? तो इट वॉज एलिज डैट, ये इल्जाम लगाए, एलिज का मतलब होता है इल्जाम लगाए यूएसए के ऊपर। इट वॉज एलिज डैट, इसके ऊपर इल्जाम लगे, डैट सम ऑफ द टारगेट्स वर, देखो आ गई ना वो वाली बात, सिविलियन फैसिलिटीज को इसने टारगेट करा जो कि टोटल तरीके से अनकनेक्टेड थे टेररिज्म से। ऑब्वियसली बात है, सिविलियन कैसे कनेक्ट हो सकते हैं यार? पूरे के पूरे सुदैन, पूरे के पूरे अफगानिस्तान में समाज कशिश सिर्फ टेररिस्ट ही थोड़ी ना रह रहे हैं। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर पाकिस्तान से बिलोंग करती है कशिश, तो पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैप से गायब कर दो, सारी कंट्री घेर लें और उसे गायब कर दो। मतलब पाकिस्तान में सारे लोग बुरे हैं, सारे के सारे, सब मतलब ऐसे हैं कि सबको, सारी औरतों को, सारी प्रेग्नेंट लेडीज को, सारे बच्चों को, सारे स्कूल कॉलेजेस, सबको जान से मार देना चाहिए। ऐसा किसी कंट्री में पॉसिबिलिटी है कि हम नॉर्थ कोरिया का जैसे रूलर बदमाश हैं, हम क्या करें कशिश, सारी कंट्री मिल जाते पूरे नॉर्थ कोरिया के आइलैंड को ही उड़ा देते हैं? बताओ, करें ऐसा? नहीं ना। कभी भी
दुश्मनी में ये देखा जाता है, यूएन के ये लॉज हैं, प्रोविजंस हैं कि आप सिविलियन फैसिलिटीज़ को टारगेट मत करो, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी छीनने का हक आपके पास नहीं है। और ये एक प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है इन रेट्रोस्पेक्ट दिस वाज जस्ट अ बिगिनिंग, मतलब यूएसए की हरकतों की सिर्फ ये बिगिनिंग थी, क्योंकि अगला अटैक जो आ रहा है 9/11 अटैक्स है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।